नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू। तो आज से हमारी एसएससी 2025 के लिए जो जीके जीएस और ख़ासतौर पर जो स्टैटिक जीके है, इसकी ये सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी मैंने आपको बना के दे दिया था, अनाउंसमेंट वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, तो उसको ज़रूर देख लीजिए। तो इसमें हम कुछ वीडियोस प्लान करेंगे टॉपिक वाइज, जो कि एसएससी के ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं ना। ट्रेंडिंग टॉपिक्स का मतलब है जिससे एसएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि सबसे पहला आज जो हमने टॉपिक पिक किया है, ये स्पोर्ट्स या फिर खेल पिक किया है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से ही आए हैं स्टैटिक जीके के अंतर्गत। तो जो भी ये हम वीडियो प्लान कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक के क्वेश्चंस हम यहाँ पर पिक करेंगे। इन वीडियो लेक्चर्स से आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा, बहुत अच्छे फैक्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो वीडियो लेक्चर को पूरा देख लीजिए और सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको इस सीरीज़ से मिलने वाला है। तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक के लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल फ्री में हमारे एप्लीकेशन पर जाइए। एप्लीकेशन पर आपको एसएससी 2025 का एक फोल्डर मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स हैं, इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस कराया था, ये टेबल मैंने आपको डिस्कस कराया था कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है ना एसएससी में। तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, और ख़ासतौर पर सबसे ज़्यादा वेटेज जो है ये स्टैटिक जीके का है। ओके, तो स्टैटिक जीके के तो टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ जो अन्य सब्जेक्ट हैं, इसके भी जो स्टैटिक पार्ट हैं, उसको भी हम यहाँ पर कवर करके चलने वाले हैं। ओके, तो स्टैटिक जीके के अंतर्गत जो स्पोर्ट्स या खेल टॉपिक है, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। तो इस टॉपिक को ही हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। देखिए, प्रीवियस ईयर्स में लगभग 309 क्वेश्चन या फिर 17% के आसपास इसका वेटेज रहा है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स टॉपिक है स्टैटिक जीके में, तो ट्रेंडिंग है ही, साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स होते हैं इसमें भी काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। साथ ही साथ इस वीक का जो संडे होगा, इस संडे को हमारे चैनल पर आपको स्पोर्ट्स करंट अफेयर का भी वीडियो मिलने वाला है। तो करंट अफेयर के भी रेगुलर मैं संडे के संडे वीडियो बना रहा हूं, तो आप उनको वीडियोस को भी फॉलो करिए। आपके एसएससी 2025 के जितने भी एग्ज़ाम हैं, खासतौर पर अगले महीने जो सीजीएल का एग्ज़ाम है, इसके लिए काफ़ी ये बेनिफिशियल वीडियो होने वाले हैं। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड होने वाला है। पहला टॉपिक है यहाँ पर, अभी स्टार्टिंग में मैंने 10 टॉपिक निकाले हैं। इन 10 टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट 10 टॉपिक हम सामने लाएंगे। तो आप इस सीरीज़ को यदि बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं तो आगे हम और भी ऐसे वीडियोस प्लान करेंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिए, पसंद आता है तो लाइक करें, और कोई अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए सीधा हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टेनिस का निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट में खेला जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट्स ऑफ टेनिस इज प्लेड ऑन क्ले कोर्ट? ओके, क्ले मतलब मिट्टी के ग्राउंड में या फिर क्ले कोर्ट में खेला जाता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंच ओपन। ओके, तो जो फ्रेंच ओपन होता है, अब देखिए यहाँ पर फ्रेंच ओपन नहीं है, तो यहाँ से आपका एक और पॉइंट कवर होगा। रोलैंड गैरोस है ना, ये जो है इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम फ्रेंच ओपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच ओपन, इसी को हम बोलते हैं। तो याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस ग्रैंड स्लैम को रोलैंड गैरोस के नाम से जानते हैं? तो फ्रेंच ओपन जो है, ओके, याद रखना, इसको हम रोलैंड गैरोस के नाम से जानते हैं। ओके, अब आपको पता होगा कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और यूएस ओपन होता है। ये 4 एक कैलेंडर ईयर में ये 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा ना। इसके अलावा ग्रैंड स्लैम का संबंध किससे है? तो टेनिस से ही है। ये बात आपको याद रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ जाता है। ओके, तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो ओपन है ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। ओके, फ्रेंच ओपन पेरिस फ्रांस में खेला जाता है। विंबलडन जो कि सबसे पुराना है, ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है और लंदन में, इंग्लैंड में खेला जाता है। इसके अलावा यूएस ओपन जो है न्यूयॉर्क यूएसए में खेला जाता है। ओके, जो पूरा कैलेंडर ईयर होता है, इसमें सबसे पहला जो आयोजन होता है, याद रखना, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन का होता है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, इसका आयोजन मध्य जनवरी के आसपास होता है, याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन की बात करें तो मई जून के आसपास इसका होता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन की बात करें, विंबलडन की बात करें तो ये भी जून के अंत में या फिर जुलाई के आसपास इसका आयोजन होता है, जैसे कि हाल ही में इनका आयोजन हुआ है। और यूएस ओपन के यदि हम बात करें तो अगस्त सितंबर में इनका आयोजन होता है। ओके, तो याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। बहुत सारी डिटेल मैंने हर क्वेश्चन में रख रखी है, साथ ही साथ मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारी डिटेल भी डिस्कस कराऊंगा। तो बहुत अच्छा रिविजन होने वाला है पूरे स्पोर्ट्स टॉपिक का। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ओके, तो यहाँ पर फटाफट हम पढ़ लेते हैं। ग्रैंड स्लैम का जो संबंध है ये टेनिस से है, याद रखिएगा।
4 टेनिस टूर्नामेंट मतलब ये 4 जो हैं ये टेनिस टूर्नामेंट होते हैं पूरे कैलेंडर ईयर में, याद रखिएगा। ओके, और इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा कब होता है, अभी मैंने आपको जो डिटेल बताई है वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ओके, विंबलडन 1877 में एकमात्र ऐसा खेल है जो घास में या फिर ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। ओके, सबसे ओल्डेस्ट जो ग्रैंड स्लैम है, याद रखिएगा, ये विंबलडन है, 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद जो फ्रेंच ओपन है इसकी 1891 में, यूएस ओपन की 1881 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन की 1905 में। ठीक है, तो ये चारों के बारे में डिटेल याद रखिए, कहीं से भी कैसा क्वेश्चन आ जाता है, किस मंथ में ये खेले जाते हैं, ये डिटेल भी यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन रग्बी फुटबॉल? ओके, तो अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एसएससी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि किस स्पोर्ट्स में कितने प्लेयर होते हैं। तो रग्बी में 15 प्लेयर होते हैं, आपको याद रखना है, फिर 15 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, राइट। अब यहाँ से अक्सर ऐसे क्वेश्चन आता है कि बेसबॉल में कितने होते हैं, तो बेसबॉल की बात करूँ तो 9 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल में कितने होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, स्नूकर की बात करें तो 1 खिलाड़ी होता है नॉर्मली। वॉलीबॉल की बात करें 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट की यदि हम बात करें तो 11 खिलाड़ी या फिर 11 प्लेयर होते हैं। खो खो की बात करें 9 प्लेयर होते हैं। ओके, तो हर एक स्पोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। टेबल मैंने आपके लिए बना दी है। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं। ओके, पोलो में 4 होते हैं। ठीक है, खो खो में 9 होते हैं। पोलो को आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि आप पोलो यहाँ पर लिखोगे तो 1 2 3 4, इसमें 4 वर्ड हैं। ओके, खो खो को आप ऐसा याद रख सकते हो, खो खो 9 ओके, खो खो में 9 प्लेयर होते हैं, ऐसे इसको आप याद कर सकते हो। बाकी हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट ये काफ़ी फेमस मतलब स्पोर्ट्स हैं, तो इन तीनों में ही 11 प्लेयर होते हैं, याद रखिएगा, है ना। इसी प्रकार से वॉलीबॉल में 6, स्नूकर में 1, रग्बी फुटबॉल में 15 सबसे ज़्यादा होते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हो। वाटर पोलो में 7 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं। ओके, नेटबॉल में 7 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं। तो ऐसे अक्सर एसएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्यू जिगर शब्दावली जो है ये किस खेल से रिलेटेड है या फिर संबंधित है? द टर्म क्यू जिगर, ओके, ये किससे रिलेटेड है, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्या है? शब्दावली है। तो अक्सर शब्दावली जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड शब्दावली होती हैं, टर्म्स होते हैं, है ना, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है क्यों और जिगर, ओके, ये बिलियर्ड से रिलेटेड है। किससे? बिलियर्ड से रिलेटेड है। इसमें कुछ शब्दावली हैं जैसे कि क्यू है, जिगर है, एक है ब्रैकपॉट नाम की एक शब्दावली है, एक इनलक नाम की शब्दावली है ना, इनलक, शॉट, स्टॉप, है ना, स्क्रू बैक, इस प्रकार के कुछ टर्म्स जो होते हैं इसमें होते हैं। तो देखिए कुछ यहाँ पर इसके और टर्म लिखे हुए हैं जैसे कि कैनन, ब्रेक, बॉल्टिंग, बॉल क्लाइन, इसके अलावा लॉन्ग जर्नी, जिगर, इन ऑफ, है ना। तो ये सभी शब्दावली याद कर लीजिएगा, अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, है ना। कुछ अन्य स्पोर्ट्स हैं उनकी यहाँ पर मैंने टर्मिनोलॉजी या फिर शब्दावली यहाँ पर लिखी हुई है, कुछ हाईलाइट भी कर रखी है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये इनको आप पढ़ लीजिएगा एक बार। जैसे कि फुटबॉल हो गया तो फ्री किक होती है, हेड होता है, ड्रिबल होता है, ऑफसाइड होता है, ओके, रेड कोट होता है। स्विमिंग में बटरफ्लाई काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बैक स्ट्रोक होता है, फ्री स्टाइल होता है ना। इसी प्रकार से शूटिंग में बुल्स आई होता है, टारगेट होता है, रेशनिंग में नेल्सन होता है ना, बास्केटबॉल में स्मैश होता है, ठीक है, अंडर हेड होता है। तो इस प्रकार की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो मैंने लिख रखी हैं हर स्पोर्ट्स से, ठीक है। क्रिकेट के यदि हम बात करें तो क्रिकेट के तो ज़्यादातर आप जानते होंगे, एक चाइनामैन होता है, यहाँ से क्वेश्चन आया है कई बार, ओके। तो ये थोड़ी सी आपको टर्मिनोलॉजी याद रखना है, अक्सर यहाँ से एसएससी लगातार क्वेश्चन पूछता रहता है, राइट। चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, ओवल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर अवस्थित है? वेयर इज़ द ओवल क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड, है ना। तो जो मैंने देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पिक किए हैं, हर टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पिक किए हैं, जैसे कि टर्म से क्वेश्चन रखे हुए हैं, स्टेडियम से क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रखें ताकि आपका बहुत अच्छे एक रिवीजन हो पाए, ओके। तो लॉर्ड्स, ओवल और लीड्स, ये जो क्रिकेट स्टेडियम है ये आपको इंग्लैंड में देखने को मिलेंगे, ओके। इंग्लैंड यदि आप देखोगे तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं जैसे कि क्रिकेट वगैरह इनकी जननी है ना। तो लॉर्ड्स, ओवल और लीड्स, ये 3 इंपॉर्टेंट ग्राउंड याद रखिएगा, तीनों ही इंग्लैंड में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेडियम है इनकी मैंने लिस्ट यहाँ पर रखी है, जैसे कि ईडन गार्डन, ये हमारे भारत में ही है, कोलकाता में, ओके। वानखेड़े मुंबई में है ना। MA चिदम्बरम, ये भी चेन्नई में है। लॉर्ड्स, ये देखिए अभी हमने डिस्कस किया, ये लंदन में है, ओके, इंग्लैंड के अंतर्गत। मेलबर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया का ग्राउंड है। सिडनी की यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में है। ओवल, ये भी लंदन इंग्लैंड में है। एडन पार्क, ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड में आता है। गद्दाफी लाहौर में है।
केजिंगटन ओवल, ठीक है, और वंडर्स स्टेडियम, ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में आता है ना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है, तो गुजरात के अंतर्गत आता है हमारे भारत में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट दी है जहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खेल में सर्वोच्च पुरस्कार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट्स। ओके, तो हमारे भारत में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, सबसे सर्वोच्चतम पुरस्कार है, ये है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। इसको पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे। पहले किस नाम से जानते थे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ओके, 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है, और विश्वनाथ आनंद को पहली बार ये दिया गया था, राइट। अभी रिसेंट में ही इसका नाम चेंज किया गया है, और इसका नाम जो चेंज किया गया है, अब हॉकी के जो जादूगर हैं मेजर ध्यानचंद्र, इनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। और याद रखना, स्पोर्ट्स में ये सबसे सम्मानित सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। कब शुरुआत हुई थी, 91-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। मेजर ध्यानचंद्र के सम्मान में भी इसका नाम चेंज किया गया है। पहले प्राप्तकर्ता कौन है, तो विश्वनाथ आनंद, शतरंज के खिलाड़ी हैं, इनको पहली बार दिया गया था। तो सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है ना, सर्वोच्च पुरस्कार है। और भारतीय फील्ड हॉकी के खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद्र, 1905 से 79 तक इनका पूरा ये कैरियर था, तो इनके सम्मान में रखा गया है। और पहला पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। फाउंडेशन 91-92 में हुई थी। पहला विश्वनाथ आनंद को मिला था। पहली महिला जो थी कर्णम मल्लेश्वरी थी, 95 में इनको मिला था। लगभग 25 लाख या फिर 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। तो यहाँ से किसी भी फैक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, एक ध्यानचंद्र पुरस्कार और है ना, ये क्या कौन सा है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, ये सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके अलावा ध्यानचंद्र जी के नाम पर एक और पुरस्कार है, तो कंफ्यूज मत होना, है ना, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, ओके। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2002 से हुई थी। तो दोनों अलग चीज़ हैं, याद रखना। एक जो ध्यानचंद्र पुरस्कार है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, और जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है ये हाईएस्ट स्पोर्ट्स फील्ड में दिया जाने वाला अवार्ड है। इसी प्रकार से एक अर्जुन अवार्ड है, आपको याद रखना है, जो कि 3 साल की परफॉर्मेंस के बेस पर दिया जाता है। 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी। लगभग 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, स्पोर्ट्स कैटेगरी में दिया जाता है, स्पोर्ट्स में दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि कोचेस को दिया जाता है, 1985 से इसकी शुरुआत हुई थी, इसमें भी 15 लाख रुपए दिया जाता है, याद रखिएगा। एक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, जो कि यूनिवर्सिटीज़ में जो अच्छा यूनिवर्सिटीज़ गेम जो होते हैं इसमें जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है। तो ये सारे जो पुरस्कार हैं वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए हैं। हर एक से क्वेश्चन आते हैं, अर्जुन से भी क्वेश्चन आता है, द्रोणाचार्य से भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से ये सारे ईयर वगैरह याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन पर अभी मॉनसून सेल चालू है। 13 से ये स्टार्ट हुई थी, 16 जुलाई तक ये रनिंग में है, तो इसको आप ग्रैब कर सकते हो। हर एक कोर्स पर लगभग 25% का ऑफ चल रहा है अभी फ़िलहाल हमारी एप्लीकेशन पर। जीएस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी अवेल कर सकते हैं और कंबाइंड कोर्सेज भी अवेल कर सकते हैं। तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। फाउंडेशन कोर्स है तो एसएससी जैसे एग्जाम के लिए बेस्ट कोर्स हैं, है ना। हमने कंसेप्ट भी डिस्कस करे हैं, फैक्ट भी डिस्कस करे हैं। अब बहुत सारे एनिमेशन के माध्यम से हमारे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सारे हमने कोर्स कवर करे हैं। डेमो क्लासेस ऑलरेडी हैं, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। कूपन कोड मॉनसून 25 है तो उसको आप यूज़ करिए, ओके, और 25% ऑफ लीजिए। डिफरेंट फाउंडेशन कोर्स हैं, यदि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट जीएस का फाउंडेशन बैच है जिसका नाम है संकल्प जीएस फाउंडेशन बैच, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है और एसएससी के लिए परफेक्ट ये बैच है। कंसेप्ट से लेकर के फैक्ट से लेकर के इंटरेस्टिंग वे में हमने पूरे सब्जेक्ट कवर करे हुए हैं। बिल्कुल लाइव क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, वॉकर कप का संबंध किस खेल से है। वॉकर कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, ओके। तो वॉकर कप जो है ये गोल्फ से रिलेटेड है, याद रखना है। वॉकर, सर्किट, राइडर, डनहिल, प्रिंस ऑफ वेल्स, ये सब जो स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स मतलब ये सारे जो कप हैं ये किससे रिलेटेड हैं, गोल्फ से रिलेटेड है। कौन कौन से मैंने बोले, वॉकर है ना, राइडर कप एक होता है सर्किट है ना, एक होता है प्रिंस ऑफ वेल्स। ये सारे ही कप किससे रिलेटेड हैं, गोल्फ से रिलेटेड हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। एक टेबल मैंने आपके लिए रखी है यहाँ पर जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस है ना, पोलो, बास्केटबॉल, गोल्फ
सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़ हैं, है ना, तो इनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सारी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड हैं, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एसएससी ने लगातार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इनको पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी अधिक है। ओके, तो आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, है ना, तो आप वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, द वॉल उपनाम किस खिलाड़ी का है ना, विच प्लेयर इज निकनेम द वॉल, राइट। तो अक्सर जो प्लेयर्स हैं अलग अलग स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इनके जो निकनेम्स होते हैं, है ना, काफ़ी फेमस होते हैं और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो द वॉल के नाम से तो आप जानते होंगे, काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं राहुल द्रविड़, जो कि कुछ समय पहले भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम के कोच भी रहे हैं। तो राहुल द्रविड़ को ही द वॉल के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। द वॉल के नाम से इनको इसलिए जानते थे क्योंकि इनकी जो विशेषता थी, जब ये खेलते थे तो इनको आउट करना काफ़ी मुश्किल होता था, है ना, और बिल्कुल वॉल की तरह ये टिके रहते थे, है ना, मतलब आउट नहीं होते थे, काफ़ी मुश्किल से आउट होते थे, इसके चलते इनको ये उपनाम दिया गया है, आपको याद रखना है। इसी प्रकार से हॉकी का जादूगर, फ्लाइंग सिख हो गया, हरियाणा हरिकेन हो गया, मुल्तान का सुल्तान हो गया, सुपर मॉम हो गया, है ना, इस टाइप के जो उपनाम हैं काफ़ी फेमस हैं, कई बार एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिए, जैसे कि हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है, ओके। इसके अलावा ये प्लेयर किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फ्लाइंग सिख माइकल फेल्प्स को जानते हैं इस नाम से, ठीक है, सॉरी, फ्लाइंग फिश के नाम से, कंफ्यूज नहीं होना, फ्लाइंग फिश माइकल फेल्प्स, और फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जानते हैं, ओके। बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। गोल्डन गर्ल के नाम से पीटी उषा जी को जानते हैं। सुपर मॉम मैरी कॉम। 360 डिग्री एवी डिविलियर्स, काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं ये भी। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। डींग एक्सप्रेस हिमा दास। डांसिंग एम्पायर विली बाउडेन, ओके। हरियाणा हरिकेन कपिल देव। द आयरन लेडी कर्णम मल्लेश्वरी। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग, ओके। तो ये सभी फेमस जो उपनाम हैं अक्सर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही रहते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस वर्ष क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में ओवरों की संख्या 50 कर दी गई। पहले 60 ओवरों का ओडीआई जो होता है ना, ओडीआई क्रिकेट होता है 50 ओवरों का, पहले ये 60 ओवर का होता था, तो कब से इसको 50 ओवर किया गया, तो 1987 से इसको 50 ओवर किया गया, पहले ये 60 ओवर का होता था। तो ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी फेवरेट हैं एग्जाम्स में, अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1983 में जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता, तब भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे। हु वाज द कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम व्हेन इंडिया वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1983, ओके। तो आपको पता ही होगा 1983 में हम भारत ने सबसे पहला ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था, और उस समय इस पर मूवी भी बनी हुई है कपिल देव ने, ओके। काफ़ी इंटरेस्टिंग वो पूरी सीरीज़ थी, क्योंकि उस समय जो इंडिया थी काफ़ी कमज़ोर टीम थी, है ना, लेकिन सबको चौंका करके पूरा का पूरा जो वर्ल्ड कप है वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम को हरा करके हमने जीता था। तो उस पर मूवी भी बनी हुई है, उसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो याद रखिएगा 1983 का वर्ल्ड कप हमने जीता था, पहला हमारा वर्ल्ड कप था, और कपिल देव ने उस समय कैप्टेंसी की थी, है ना। अभी तक टोटल वर्ल्ड कप की बात करें तो 2020 और ओडीआई को मिला करके हमने टोटल 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, जिसमें से 2 ओडीआई के हैं, 1983 और 2011। 83 का जो वर्ल्ड कप है कपिल देव की कैप्टेंसी में जीता था, और 2011 का वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी में जीता था, ठीक है। 2007 का जो 2020 वर्ल्ड कप है ये भी महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी में जीता था, और 2024 का वर्ल्ड कप भी हमने अभी जीता है रिसेंट में ही। इसका करंट अफेयर में ऑलरेडी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, तो ये करंट अफेयर भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो रोहित शर्मा ने की कैप्टेंसी में हमने 2024 का वर्ल्ड कप जीता है साउथ अफ्रीका को हरा करके, ठीक है। तो किसको हमने फाइनल में हराया, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। किस क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो कि 1983 का वर्ल्ड कप जो हमने जीता था वो उसका फाइनल किस स्टेडियम में हुआ था, तो आधे से ज़्यादा लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। 2007 का हमने जब जीता था किस फाइनल किस स्टेडियम में हुआ था। 11 का जो हमने जीता ओडीआई वर्ल्ड कप वो किस स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। विशेष तौर पर मैंने सारे फैक्ट यहाँ पर रखे हैं, काफ़ी मेहनत की है, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप कितना अच्छा रिस्पॉन्स इस वीडियो में दोगे तो लगातार हमें ये मोटिवेशन मिलेगा कि हम आगे भी ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लगातार प्लान करते रहें, ओके। तो वीडियोस को शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स ओरिजिनेट इन इंडिया, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एसएससी लगातार पूछता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो कबड्डी है, राइट। तो सी आंसर सही होगा। कबड्डी खेल जो है, कबड्डी स्पोर्ट्स जो है, इसके जो ओरिजिन हुआ है ये भारत में ही हुआ है। इसके अलावा कबड्डी के साथ साथ यदि हम बात करें पोलो, है ना, पोलो का ओरिजिन भी मणिपुर राज्य जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट का यहाँ पर हुआ है ना। इसके अलावा
चेस शतरंज जो है ना, इसका ओरिजिन भी हमारे भारत में ही हुआ है। बैडमिंटन, ओके, बैडमिंटन ये जो प्लेयर है इसका ओरिजिन भी हमारे भारत में हुआ है। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कबड्डी, पोलो, चेस, बैडमिंटन, ये सभी जो ओरिजिनेट हुए हैं हमारे भारत में हुए हैं। कुछ अन्य स्पोर्ट्स हैं, इसकी भी एक मैंने टेबल बना रखी है। जैसे कि इंग्लैंड की यदि हम बात करें तो मैक्सिमम जो स्पोर्ट्स हैं इनका जो ओरिजिन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? इंग्लैंड में। जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, ओके, टेबल टेनिस, रग्बी, स्क्वैश। यूएसए की बात करें तो यहाँ पर बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल। जापान की बात करें कराटे, जूडो, सूमो। भारत की बात हमने कर ही ली यहाँ पर, है ना। फ्रांस की बात करें टेनिस और हैंडबॉल। मिस्र की बात करें रोइंग। ग्रीस से ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, आपको पता ही होगा, है ना। तो ये जितने भी फेमस स्पोर्ट्स हैं ये सब कहाँ ओरिजिनेट हुए हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है और काफ़ी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में, तो इसको आप प्रमोट ज़रूर करें, ठीक है। इससे आपका ही फ़ायदा होगा। ऐसे और भी आगे मैं लगातार आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। नेक्स्ट है ओलंपिक मसाल जलाने की शुरुआत किस ओलंपिक से हुई थी? द लाइटनिंग ऑफ द ओलंपिक टॉर्च बिगिन एट विच ओलंपिक्स, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओलंपिक से क्वेश्चन आता ही आता है हर एक एग्जाम में। तो एम्स्टर्डम ओलंपिक जो था, है ना, इसी ओलंपिक से, एम्स्टर्डम ओलंपिक जो था ये 1928 में हुआ था, याद रखना है। तो इसी ओलंपिक से मशाल जलाने की शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है। और ओलंपिक जो है एक अपने आप में काफ़ी फेमस है ना। आधुनिक ओलंपिक की यदि हम बात करें तो 1896 से इसकी शुरुआत हुई थी। पियरे डी कुबर्टिन के प्रयासों से, आपको पता ही होगा। प्रत्येक 4 वर्षों के पश्चात जो ओलंपिक गेम्स हैं इनका आयोजन किया जाता है, ओके। कुछ मैंने डिटेल रखी हुई है, इनको हम फटाफट पढ़ लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1896 फ्रांस के पियरे डी कुबर्टिन के प्रयासों से इसका शुरुआत हुई थी एथेंस शहर से, है ना। 4 वर्ष में होता है। 1928 से ओलंपिक में जो मसाल जलाने की शुरुआत है ये हुई। शुभंकर या फिर जो मैस्कट होता है, 1968 में मैक्सिको सिटी ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई थी। ओलंपिक दिवस की बात करें तो 1948 से 23 जून को हम ओलंपिक दिवस सेलिब्रेट करते हैं, है ना। इसके फ्लैग की यदि हम बात करें तो आपको 5 रिंग देखने को मिलेंगे जो कि 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, राइट। 1920 का जो एंडवर्प ओलंपिक था, है ना, यहाँ पर से ओलंपिक फ्लैग, इसमें ओलंपिक फ्लैग का सबसे पहले यूज़ किया गया था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला जो सदस्य हैं वो कौन है? तो नीता अंबानी हैं। तो इसके बारे में भी दिमाग में रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जितने भी फैक्ट यहाँ पर लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ अन्य फैक्ट भी हैं, जैसे कि देखिए ओलंपिक में मेडल देने की शुरुआत 1904 से हुई थी। बाकी के और भी फैक्ट हैं, है ना। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने मेन पॉइंट आपको पढ़ करके बता रहा हूँ, है ना। गोल्डन शार्क के नाम से जानते हैं हम किसको, जो सॉरी माइकल जो फेल्प्स हैं, है ना, यूएसए से इनका संबंध था। बहुत ही प्रसिद्ध तैराक हैं, याद रखना है। और बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने अकेले ही 8 स्वर्ण पदक जीते थे, याद रखना है ना। और प्रेजेंट टाइम में लगभग इनके पास टोटल 28 मेडल हैं, 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2, मतलब पूरे लाइफ टाइम में इतने किसी देश के पास भी मेडल नहीं होते हैं जितने माइकल फेल्प्स के पास है। तो यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये बाकी की डिटेल लिखी हुई है, इनको इसको आप पढ़ लेना, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये डिटेल भी दी हुई है, इसको अच्छे से आप पढ़ लेना। 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? ओके, जिन्होंने 2 इंडिविजुअल मेडल जीते हैं ओलंपिक में, राइट। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू विन 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पीवी सिंधु जो हैं इन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल अपने नाम किए हैं। अब कब किए हैं यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तो रियो ओलंपिक जो ब्राज़ील में हुआ था 2016 में, ओके, यहाँ पर इन्होंने एक पदक जीता था, आपको पता ही होगा, है ना। सिल्वर मेडल इसमें इन्होंने अपने नाम किया था, है ना। और एक हुआ था 2020 का टोक्यो ओलंपिक, राइट, टोक्यो ओलंपिक। इसमें भी इन्होंने क्या जीता था? इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, है ना। तो ये 2 इंडिविजुअल मेडल जीतने वाली पहली महिला है। यदि पहले पुरुष के बारे में पूछ ले तो सुशील कुमार, है ना, सुशील कुमार, आपको पता होगा कुश्ती से इनका संबंध है। तो 2 इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी थे। उन्होंने लंदन ओलंपिक और बीजिंग ओलंपिक में सिल्वर और ब्राउन्ज मेडल अपने नाम किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिटेल लिखी हुई है। अभी हाल ही में आपको पता होगा जो 2024 का पेरिस ओलंपिक हुआ था, इसमें 2 मेडल लाई थी मनु भाकर जो कि शूटिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो ये सारी डिटेल याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है? हाउ मैनी टाइम हैव एशियन गेम्स बीन ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, है ना।
तो भारत में एशियन गेम्स का जो आयोजन है अभी तक 2 बार किया गया है, आपको याद रखना है। इसके अलावा हर 4 वर्षों के पश्चात ये जो एशियन गेम्स हैं, है ना, इनका आयोजन किया जाता है। तो याद रखिएगा, संपूर्ण एशिया के एथलीटों के बीच में प्रत्येक 4 वर्ष में इसका आयोजन होता है। ओलंपिक खेलों के बाद दूसरा सबसे बड़ा एक प्रकार से बहु खेल प्रतियोगिता है, ठीक है। और भारत में एशियाई खेलों की मेजबानी 2 बार हो चुकी है, 1951 और 1982। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो। तो यहाँ से ईयर भी पूछ सकता है कि कब कब भारत में मेजबानी हुई है, तो 51 और 82 2 बार ये मेजबानी हम कर चुके हैं, इसकी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब हुई? व्हेन डिड द कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट, है ना। तो राष्ट्रमंडल गेम भी ओलंपिक के बाद दूसरे सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड ये माने जाते हैं, और 1930 से इनकी शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना है, 1930 में हैमिल्टन, है ना। हैमिल्टन कहाँ पर है? कनाडा, यहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं ये किन देशों के बीच में होते हैं? तो जहाँ ब्रिटेन ने कभी ना कभी शासन किया है या फिर उपनिवेश रहे हैं ब्रिटेन के, तो ऐसे देश ही जो हैं वो राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, कनाडा होगा, इस प्रकार की कंट्रीज़ में होती हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो कुछ डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करा देता हूँ आपको। तो याद रखना है, ओलंपिक के बाद ये विश्व स्तर पर सबसे बड़ी खेल स्पर्धा है, और 2 खेल जो ओलंपिक होते हैं इसके बीच में इसका आयोजन होता है। 1930 में हैमिल्टन कनाडा में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। पहले इस खेल में 1934 में लंदन खेलों में भाग लिया था। मतलब भारत ने सबसे पहले कब भाग लिया, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। 1934 में लंदन ओलंपिक जो हुआ था इसमें हमने भाग लिया था, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम में भारत का पहला स्वर्ण जो है ये मिल्खा सिंह ने जीता था 1958 में। इसके अलावा महिला की यदि हम बात करें तो रूपा उन्नीकृष्णन, ठीक है, इन्होंने पहली बार गोल्ड जीता था। ये फर्स्ट फीमेल थी इंडिया की ओर से जिन्होंने कुआलालंपुर 1998 में 50 मीटर की जो राइफल थ्रोन थी इसमें अपना खिताब जीता था, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन केवल 1 बार ही किया है, बाकी ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा 5 बार किया है इसका आयोजन, तो याद रखिएगा, ठीक है। दिल्ली में मतलब कॉमनवेल्थ गेम का सिर्फ 1 बार ही आयोजन हुआ है अभी तक भारत में, बाकी सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, राइट। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्रिकेट के इतिहास में 3 एक दिवसीय दोहरा शतक डबल सेंचुरी लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज कौन है? हु बिकम द फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 3 ODI डबल सेंचुरी इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट? तो आपको पता ही होगा, रोहित शर्मा एकमात्र विश्व में ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 3 डबल सेंचुरी, मतलब लोग एक डबल सेंचुरी के लिए भी तरसते हैं, बहुत ही गिने चुने क्रिकेटर हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है, और इसमें ही रोहित शर्मा एकमात्र ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 3 ODI डबल सेंचुरी लगाई है। मतलब ODI में डबल सेंचुरी लगाना बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि लिमिटेड ओवर होते हैं। तो इन्होंने इन्होंने पहला स्कोर जो किया था, याद रखिएगा, ये 209 का किया था, है ना, 209 का किया था, और हाईएस्ट स्कोर है इनका 264 का, जो कि अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और मुश्किल है कि ये रिकॉर्ड टूटेगा। तो यहाँ पर मैंने डिटेल रखी हुई है कि पहला 209 था, फिर 264 था, और फिर 208 था, ठीक है। ये 264 अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। किस टीम के खिलाफ इन्होंने बनाया, कहाँ पर बनाया, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा 2 ट्रिपल सेंचुरी मतलब 13 शतक लगाने वाले जो भारत के क्रिकेटर हैं, मतलब जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाए, तो एकमात्र ऐसे क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग हैं, आपको याद रखना। याद रखना, वीरेंद्र सहवाग एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाए हैं, ठीक है। ऐसा करने वाले अभी तक मतलब पहले खिलाड़ी हैं, किसी भी भारतीय ने 13 शतक नहीं लगाया है। इसके अलावा विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर के बाद दुनिया की सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्रिकेट से रिलेटेड जरूर डिटेल याद रखिए, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगला है तीरंदाजी का कहाँ का राष्ट्रीय गेम है? आर्चरी किस कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है? तो भूटान जो है, भूटान हमारा एक नेबर कंट्री है, बहुत अच्छा पड़ोसी देश है, तो यहाँ का जो नेशनल गेम है वो आर्चरी है या फिर तीरंदाजी है, आपको याद रखना है। इसके अलावा डिफरेंट कंट्री हैं, जैसे कि श्रीलंका का वॉलीबॉल है, डेनमार्क का एसोसिएशन फुटबॉल या फिर हैंडबॉल है, बांग्लादेश का कबड्डी है, चीन का टेबल टेनिस है, म्यांमार का चिनलोन है, पाकिस्तान का हॉकी है, जापान का शूमो कुश्ती है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, न्यूजीलैंड का रग्बी है ना, यूएसए का बेसबॉल है, दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो है, अफगानिस्तान का बुचकशी है। तो किस देश का कौन सा नेशनल गेम है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। ओलंपिक ध्वज में परस्पर जुड़े जो 5 रिंग्स होते हैं, है ना, वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? व्हाट डू द 5 इंटरकनेक्टेड रिंग इन द ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट? तो ये 5 महाद्वीप या फिर 5 कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो ग्रीन कलर है वो कौन सा कॉन्टिनेंट को प्रतिनिधित्व करता है, रेड किसको करता है ना, या फिर येलो किसको करता है,
ब्लू किसको करता है, ब्लैक किसको करता है, राइट। तो याद रखना है एशिया कॉन्टिनेंट जो हमारा है ये येलो कलर को दर्शाता है ना। ब्लू की यदि हम बात करें तो ये यूरोप को दर्शाता है। ब्लैक की बात करें तो अफ्रीका को दर्शाता है। रेड जो है ये अमेरिका के दोनों कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, इसको दर्शाता है। और ग्रीन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है ना। तो ये 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 के अलग कलर हैं, अलग मतलब 5 रिंग हैं, जिसमें से कुछ में देखें तो कॉमन है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। तो इनके कलर भी एग्जाम में पूछ सकता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हॉकी का संबंध निम्नलिखित में से किस टूर्नामेंट से है। हॉकी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट, है ना। तो हॉकी से संबंधित कौन सा टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जो रंगास्वामी कप है ये हॉकी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट जो टूर्नामेंट हैं, जैसे कि क्रिकेट के कौन कौन से टूर्नामेंट है, राइट, हॉकी के कौन कौन से टूर्नामेंट हैं, फुटबॉल के कौन कौन से टूर्नामेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये भी विशेष तौर पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है खेल में संगठन फिला किससे संबंधित है ना। जो ऑर्गेनाइजेशन फिला है ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो फिला की यदि हम बात करें तो इसका संबंध कुश्ती या फिर रेसलिंग से है। आप कमेंट बॉक्स में आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि आईसीसी हो गया, ओके। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, फिला की बात करें, फीफा की बात करें, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, FIH की बात करें, फेडरेशन इंटरनेशनल दी हॉकी, है ना। इसी प्रकार से एक अन्य बहुत सारी संस्थाएं हैं, हर एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है ना। रेसलिंग से रिलेटेड भी है, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड भी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप इनको पढ़ लीजिए, यहाँ पे जो इनके फुल फॉर्म है, ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, तो ये भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आपके लिए मैंने PDF में सारी चीज़ें रख दी हैं, ठीक है। हमने वैसे पढ़ा ही होगा, तो इसका बस एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं ना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ओके। ये सभी जो अवार्ड्स हैं ये स्पोर्ट्स कैटेगरी में दिए जाते हैं और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आते हैं। अर्जुन पुरस्कार की यदि हम बात करें तो 1961 से इसकी शुरुआत हुई थी और पिछले 3 साल का जो पूरा करियर होता है ना, उसमें कैसी परफॉर्मेंस किस प्लेयर की हुई है या फिर रही है, उसको देखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य अवार्ड ये कोचों को दिया जाता है। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन ही मैंने डिस्कस कराए हैं। मैंने कोशिश करी है कि वीडियो आपके लिए छोटा रखूं ताकि आपका कम टाइम जाए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास में है, और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करूं। हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का था, हर एक क्वेश्चन में मैंने बेहतर डिटेल रखी है और ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको एनालिसिस करके ही रखे हैं, है ना। तो आपका आई थिंक अच्छा रिवीजन हुआ होगा। आपको यदि आपने जो भी रिवीजन किया है या फिर पढ़ाई की है, आपसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे, तो इसको आप बढ़िया से रिवाइज करिए। यदि आपको इसकी PDF चाहिए, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। यहाँ पर आप PDF के सेक्शन में जाइएगा और वहाँ पर मैं एक SSC के नाम से फोल्डर बना दूंगा, SSC यूट्यूब के नाम से या फिर SSC 2025 के नाम से। तो वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में ये डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की यदि क्वेरी है, दिक्कत है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज़ हैं हमारी एप्लीकेशन पर, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। SSC के लिए बिल्कुल परफेक्ट ये GS के कोर्सेज़ हैं, इसको आप अवेल करिए। कंप्लीट GS पढ़ना चाहते हैं तो संकल्प GS फाउंडेशन कोर्स है जो कि SSC के लिए परफेक्ट है, इसको आप अवेल करिए। हर एक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमने इसको डिज़ाइन किया है, बाइलिंगुअल कोर्स है, तो इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। तो वीडियो लेक्चर यदि पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत से हमने यहाँ पर कंटेंट बनाते हैं, काफ़ी मेहनत लगती है। और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। यदि अच्छा रिस्पांस रहेगा तो रेगुलर हम कंटिन्यू इसको करेंगे और रेगुलर बेसिस पर अभी मैं 10 वीडियो प्लान कर रहा हूँ। यदि अच्छा रिस्पांस रहता तो फिर 10 वीडियो हम इसको प्लान करेंगे और कंटिन्यूस सीरीज़ को करेंगे। यदि और कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, डेफिनेटली हम उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पर हमारे चैनल पर करंट अफेयर के वीडियोज़ आ रहे हैं। हर संडे को एक वीडियो आता है। अवार्ड एंड ऑनर अपॉइंटमेंट्स 6 महीने की जो मैराथन क्लास है ऑलरेडी आ चुकी है, तो उसको आप देख सकते हैं। इस वीक में स्पोर्ट्स करंट अफेयर आने वाला है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो रेगुलर बेसिस पर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।